दोस्तों, एनवीएन के सप्ताह सारांश में आपका स्वागत है। आज हम इस सप्ताह की कुछ अहम घटनाओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली घटना न्यायपालिका से मुताल्लिक है और इस हफ्ते ये हुआ कि लखनऊ के एक वकील हैं अशोक पांडे साहब। उन्होंने आकर के सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ एक पीआईएल दाखिल कर दी। उन्होंने कहा कि जब तक कि उनका फैसला नहीं होता उस वक्त तक उनकी सदस्यता, लोकसभा की सदस्यता रद्द होनी चाहिए और उनके चुनाव क्षेत्र वायनाड में जो है वो नया चुनाव कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से कहना चाहिए। इस पीआईएल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ ये कि उनकी पीआईएल को रद्द कर दिया बल्कि उनके ऊपर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। ये अशोक पांडे साहब की पहली हरकत नहीं है। इससे पहले 20 अक्टूबर को भी वो एनसीपी के सांसद मोहम्मद फैसल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं और उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पीआईएल को रद्द कर दिया था और उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। लेकिन उस फटकार का उन पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ा और उन्होंने फिर से अपनी गलती को दोहराया और दोबारा जो है वो 1 लाख रुपए का जुर्माना भरा। तो ये जो है वो एक ऐसी घटना है जो कि राहुल गांधी की यात्रा के बीच में आई और यकीनन उससे उनको खुशी हुई होगी। सुप्रीम कोर्ट में एक और मामला भी आया, वो बिल्किस बानो का था। बिल्किस बानो केस में जिन 11 मुजरिम लोगों को, जिन 11 कल्प्रेट्स को सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया है कि वो दोबारा जेल में जाएं, उनमें से 10 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में आकर के एक अपील की और उन्होंने कहा कि उनको जो है वो ज़्यादा समय दिया जाए, 6 हफ्ता, बल्कि एक ने तो 10 हफ्ते का समय मांगा और उन्होंने तरह तरह की बातें बताई। कुछ लोगों ने बताया कि उनकी कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं जिनको वो अदा करना चाहते हैं और इसलिए वो जो है दोबारा जेल नहीं जा सकते। कुछ लोगों ने कहा कि उनके जो है वो माता पिता, पेरेंट्स जो है वो बहुत बूढ़े हैं तो उनका सेवा करना है, इसलिए वो नहीं जा सकते। कुछ लोगों ने कहा कि खेती बाड़ी का काम है, अभी फसल तैयार होने वाली है, इसलिए हम नहीं जा सकते। और कुछ लोगों ने ये कहा कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए हम नहीं जा सकते। आप देखिए, ये ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने एक परिवार के 6 सदस्यों की हत्या कर दी। इन लोगों को ये ख्याल नहीं आया कि वो भी किसी के माता पिता हैं, वो भी किसी के पेरेंट हैं। इन्होंने जो है वो सामूहिक तौर पर बलात्कार किया। उस वक्त इनको ये ख्याल नहीं आया कि ये जो है वो महिला जो है वो प्रेग्नेंट है और वो भी जो है वो किसी परिवार की सदस्य है। उस वक्त इन लोगों ने जो घर जलाए, जो खेत जलाए, उस वक्त ये ख्याल नहीं आया कि कुछ लोगों ने मेहनत करके ये खेती उगाई है और आज इनको अपनी सेहत का ख्याल है। लेकिन इन्होंने जो है वो बिल्किस बानो की मासूम बच्ची को दीवार में पटक के मार दिया। उस वक्त इनको ख्याल नहीं आया कि उस बच्ची के साथ जो है वो किस तरह का दरिंदगी ये कर रहे हैं। तो जब दूसरों के साथ करते हैं तो इनको एहसास नहीं होता और जब खुद पे गुजरती है तो ये तरह तरह के बहाने बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई तारीख नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौरन सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद ये कहा कि ये सारे आधार जो है वो किसी अहमियत के, किसी महत्व के हामिल नहीं है, बल्कि इस सब को रिजेक्ट कर दिया और उनसे कहा कि 22 तारीख से पहले वो जो है सुप्रीम कोर्ट में हाजिर, वो जो है जेल में हाजिर हो जाएं। देखिए, ये नियति का कैसा न्याय है। भाजपा ने इन लोगों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को जो है वो छोड़ दिया था और अब ये देखिए कि भाजपा जो है वो ज़ोर और शोर से ये प्राण प्रतिष्ठा का दिन मना रही है, लेकिन कोर्ट ये कह रहा है कि उसके एक दिन पहले आपको हाजिर होना पड़ेगा। यानी 22 तारीख को जहां इस बात की खबर आएगी कि अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान हुआ है, वहीं ये खबर भी आएगी कि बिल्किस बानो के मामले में
जिन लोगों को जल्दी छोड़ दिया गया था वो सब के सब जो है वो जेल के अंदर जाके जमा हो गए हैं। तो ये दोनों खबरें, बिल्किस बानो के परिवार के कातिलों की खबरें और बलात्कारियों के जेल जाने की खबरें और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान की खबर दोनों एक साथ आएगी। अब एक और न्यायालय से मुताल्लिक बात जो है वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, जो इस सप्ताह की एक अहम खबर है। ये जो न्यास है राम मंदिर ट्रस्ट, इसने ये किया कि जिन 5 जजों ने ये फैसला किया था कि ये जो बाबरी मस्जिद की जगह है ये राम मंदिर को दे दी जाए, उनको आमंत्रण की दिया। उनको ये उम्मीद रही होगी कि ये लोग जो है वो खुशी खुशी आएंगे, लेकिन उन 5 में से 4 लोगों ने आने से इनकार कर दिया और सिर्फ जस्टिस अशोक भूषण ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि मैं आऊँगा। इस बारे में कुछ सोचने वाली बातें हैं जिस पर कि आपको विचार करना चाहिए। आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे फैसले करती रहती है, आए दिन सुप्रीम कोर्ट में कोई ना कोई अहम फैसला होता है, लेकिन जो लोग ये फैसला करते हैं उनको कोई इनाम नहीं दिया जाता। लेकिन इस मामले में जो है वो 5 जजों को सरकार ने इनाम दिया। उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई, उनको जो है वो फौरन 2 हफ्ते के अंदर जो है वो राज्यसभा का सांसद बना दिया गया। अब वो नहीं आ रहे हैं। उनका कहना ये है कि मैं कुछ कल्याणकार में हूँ। उनकी माँ के नाम से एक ट्रस्ट है, तो उसकी चैरिटी में, उस ट्रस्ट यानी उस एनजीओ की चैरिटी में वो मसरूफ़ रहेंगे और एमपीएलएडी की कुछ वेलफेयर प्रोजेक्ट हैं उसमें आसाम में रहेंगे, वो अयोध्या नहीं आएंगे। दूसरे उस बेंच में जो जज थे वो डीवाई चंद्रचूड़ थे, वो अभी उनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। वो भी बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं, लेकिन जब फैसला करने का समय आता है तो सरकार का ख्याल करते हैं। अडानी के मामले में भी उन्होंने यही किया और कई मामले में उन्होंने ये किया। उन्होंने भी ये कह दिया कि भाई ये काम का दिन है और सोमवार का दिन जो है वो हफ्ते का पहला दिन है, मेरी जो है मुझको सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट में रहूँगा, मैं अयोध्या नहीं जाऊँगा। इसी प्रकार एक और जज थे जो बीच में सुप्रीम चीफ जस्टिस हुए थे, जस्टिस एस.ए. बोबड़े। उनको भी जो है वो सरकार ने वो वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है, बल्कि 2 यूनिवर्सिटी का कुलपति यानी वाइस चांसलर बना दिया। 2 लॉ यूनिवर्सिटी का, एक सेंट्रल लॉ यूनिवर्सिटी का और एक नागपुर की लॉ यूनिवर्सिटी का। और उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो जो है वो संघ परिवार से बहुत करीब हैं, चूँकि नागपुर के रहने वाले हैं इसलिए वहाँ जाते आते रहते हैं। लेकिन उन्होंने भी अयोध्या जाने से इनकार कर दिया, कमिट नहीं किया कि मैं जाऊँगा। चौथे जज हैं जस्टिस एस. अब्दुल नज़ीर। उनको रिटायर होने के 2 हफ्ते के अंदर सबसे बड़ा इनाम दिया गया और वो इनाम जो है वो ये था कि उनको आंध्र प्रदेश का जो है गवर्नर बना दिया गया। तो इतना बड़ा इनाम लेने के बावजूद जस्टिस अब्दुल नज़ीर ने ये कह दिया कि मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा, इसलिए कि मैं पहले से कुछ कामों के लिए अपना समय दे चुका हूं। मैं उन कामों के, वो जिस काम के लिए मैंने समय दिया है उसको मैं कैंसिल नहीं कर सकता, इसलिए मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। जस्टिस अशोक भूषण जो है वो सरकार के बहुत चहेते हैं। उनको सरकार ने जो एक सरकारी कंपनी है नेशनल कंपनी लॉ अपेलाइट ट्रिब्यूनल, उसका जो है वो मुखिया बनाया हुआ है। तो जस्टिस अशोक भूषण ने इन 5 में से ये एक ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि मैं अयोध्या जाऊंगा। तो इससे ये बात का भी पता चलता है कि अगर ये फैसला जो है वो आस्था के आधार पर नहीं होता बल्कि तथ्यों के आधार पर होता तो इन लोगों को इनाम देने की ज़रूरत नहीं पेश आती। और चूँकि सरकार ने आस्था के आधार पर यह फैसला करवाया और उस आस्था के आधार पर जो मंदिर बन रहा है उसमें इन 5 में से 4 लोगों ने जाने से इनकार कर दिया। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये एक ऐसा फैसला है कि जिसके ऊपर किसी जस्टिस की दस्तखत नहीं है, किसी का साइन नहीं है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि इन जजों ने फैसला तो कर दिया, लेकिन ये कि उन्होंने उस पर साइन नहीं किया। इससे पता चलता है कि इस फैसले में न्याय कितना है और तथ्य कितना है
और आस्था कितनी है। और अगर इन लोगों की आस्था होती तो ये जो है वो डेफिनेटली वहाँ पर अयोध्या में जाते। इनका नहीं जाना ये बताता है कि इनकी आस्था नहीं थी, या तो इनके ऊपर दबाव था, या फिर जो इनाम मिलने वाला है उसकी लालच थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला किया। अब थोड़ी सी बात राम मंदिर से मुताल्लिक भी कर लेना ज़रूरी है, इसलिए कि पूरे हफ्ते में इसी की गूंज रही। तो जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि शंकराचार्य या निश्चलानंद ने तो कहा कि भाई उनका मोदी जी का स्पर्श करना भी जो है वो मर्यादा के खिलाफ है, और फिर जो है वो वहाँ पर जिस तरह से ये हो रहा है प्राण प्रतिष्ठान, वो भी जो है वो शास्त्रों के मुताबिक नहीं है। अभी तो उन्होंने आगे बढ़ के ये भी कह दिया कि सरकार को शर्म आनी चाहिए कि ये आतंकवादियों को शंकराचार्य बनाकर सारी दुनिया में भेज रही है। और उन्होंने जो है वो बड़े बड़े शराब भी दिए इस शासन के ख़िलाफ़, मोदी और योगी का नाम लेकर के। इसके अलावा अभी मुक्तेश्वरानंद जो दूसरे शंकराचार्य हैं, उनसे पूछा गया कि आप ये बताइए कि अधूरे मंदिर में जो है वो प्राण प्रतिष्ठा में क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने डिटेल में बाकायदा जो है वो शास्त्रों को कोट करके बताया कि मंदिर जो है वो एक पूरा मंदिर जो है वो पूरा जिस्म होता है, पूरी बॉडी होती है, और अगर उसका सर ना हो यानी ऊपर गुंबद ना हो, और उसके ऊपर जो है वो पताका ना हो यानी ये कि झंडा ना हो, तो उस जिस्म का, उस शरीर का ना तो सर है और ना उसके ऊपर बाल है और ना उसके कंधे हैं। तो ऐसे अधूरे उसमें जो है अगर किसी मूर्ति को रखा जाए और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए, तब तो वो जो है उसके अंदर आसुर आ जाएंगे और आसुर शक्तिशाली होंगे, और उसकी वजह से जो है वो बहुत सारा जो है वो तबाही आएगी। तो ये अभी मुक्तेश्वरानंद अपने इस बात पर डटे हुए हैं, और वो जो है वो बार बार कई चैनल्स में उन्होंने अपनी इस बात को दोहराया है कि इस मंदिर के इस तरह से पूरा होने से पहले बनने की वजह से जो है वो पूरे देश में बहुत सारी तबाही आएगी और बहुत सारी जो है प्राकृतिक मुश्किलात आएंगी। अब ये लोग तो खैर शंकराचार्य हैं, लेकिन हिंदू महासभा जो एक धार्मिक और राजनीतिक पक्ष है, यानी आप समझ लीजिए कि हिंदू महासभा के जो चीफ थे पहले, वही आगे चल कर के जनसंघ के चीफ बने, मुखर्जी साहब। तो हिंदू महासभा के जो सेक्रेटरी हैं देवेंद्र पांडे, उन्होंने भी जो है वो बहुत आक्षेप लिया है। उन्होंने भी कहा कि इसकी कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं थी, अभी कोई इसके ख़िलाफ़ जो है वो कोर्ट में नहीं जा रहा है, मंदिर को पूरा होने देना चाहिए था, और जो है वो रामनवमी के बाद या उसके बाद जब भी मंदिर पूरा होता तब। और उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति चमकाने के लिए जो है वो ये किया जा रहा है। देवेंद्र पांडे ने एक बहुत ही तेज़ बात कही। उन्होंने कहा कि अब ऊपर का गुंबद तो बना नहीं है, आप प्राण प्रतिष्ठा नीचे कर देंगे, उसके बाद गुंबद का काम होगा, और जो मज़दूर हैं वो जूते पहन के ऊपर जाएंगे और गुटखा खाएंगे और थूकेंगे। इस तरह से जो है वो सनातन धर्म का अपमान होगा। तो ये लोग जो है वो सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। ये बात हिंदू महासभा के देवेंद्र पांडे साहब ने की। ये सारी बातें तो मंदिर के बारे में हैं, लेकिन अब मूर्ति के ताल्लुक़ से भी जो है वो तरह तरह की आपत्तियां आ रही हैं। तो हनुमानगढ़ी के जो सबसे बड़े पुजारी हैं धर्मदास, जब उनसे पूछा गया इस प्राण प्रतिष्ठान के बारे में और वहाँ लगने वाली मूर्ति के बारे में, तो उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर जो है किसी नई मूर्ति को नहीं लगाया जा सकता। गर्भगृह में एक से ज़्यादा जो है वो राम की मूर्ति नहीं हो सकती, और ये है कि वो जो पहले वाली मूर्ति है उसको प्राण प्रतिष्ठान की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभी जो कुछ भी प्राण प्रतिष्ठान के नाम पर हो रहा है उसकी जो है वो आचार्य धर्मदास के मुताबिक सिरे से कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि तो फिर ये सब क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये सब मनमानी कर रहे हैं, और अगर ये लोग उस मूर्ति को जो है वो नहीं लगाते गर्भगृह में, तो ये जो है वो बहुत गलत काम होगा,
और वो जो मूर्ति जिसके बारे में कहा जाता है कि वो प्रकट हो गई थी, उसी को लगाना चाहिए। जबकि चंपत राय कहते हैं कि वो बहुत छोटी है, 6 इंच की है, इसलिए उसको नहीं लगाया जा सकता और उसकी जगह एक बहुत बड़ी जो है वो मूर्ति लगाई जाएगी। तो ये जब बात धर्मदास से पूछी गई तो उन्होंने कहा कि ये लोग घमंडी हैं, ये लोग किसी से कुछ पूछते नहीं हैं, ये लोग जो है वो सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं और ये खुद ही धर्मचारी बन गए हैं। तो इस तरह की बात जो है वो हनुमानगढ़ी जैसे मंदिर के जो है वो सबसे चीफ पुजारी ये राम मंदिर के इसके बारे में कह रहे हैं। आखिरी बात ये है कि पहले कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो जजमान होंगे। बाद में फिर ये कहा गया कि अनिल मिश्रा जी अपनी पत्नी के साथ जो है वो जजमानी करेंगे। अब ये खबर आई है कि 15 जजमान होंगे अनिल मिश्रा के साथ, यानी 14 और जजमान होंगे और उनका अलग अलग जो है वो अलग अलग जातों से, अलग अलग जातियों से वो लोग आएंगे। उनके अलावा यानी उन 14 28 और 29वें जो है वो एक हमारे प्रधानमंत्री होंगे और भागवत जी होंगे और जो है वो वहाँ के जो पुजारी नृत्य दास होंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आदमी एक मुखिया था वो आज कितने सारे लोगों में से एक हो गया है। तो ये सूरत हाल है कल होने वाले प्राण प्रतिष्ठान के बारे में, और ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया और कितना इसका विरोध हुआ। जब तक बाबरी मस्जिद थी तो ये सारे लोग जो है वो एकत्र थे, एक भाषा बोलते थे, लेकिन आज आप ये देखेंगे कि अलग अलग पुजारी, अलग अलग शंकराचार्य और अलग अलग बातें कह रहे हैं। तो इस तरह से ये राम अयोध्या में एक जो है वो बीजेपी का आयोजन हो रहा है। बीजेपी चाहती है कि इसकी मदद से अगला चुनाव जीत जाए, लेकिन इस तरह के विरोधाभास के बीच ये किस तरह से इसकी मदद से चुनाव जीत सकेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए और भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा, इसलिए कि जिस तरह से लोग नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग को भूल गए हैं, उसी तरह से बहुत जल्द जो है वो इस प्राण प्रतिष्ठान को भी भूल जाएंगे। तो ये इस सप्ताह की कुछ अहम खबरें थी, और आइंदा अगले सप्ताह हम फिर आपसे मिलेंगे और ये जो कल से सप्ताह शुरू होने वाला है उसकी घटनाओं पर आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।